बिहार पुलिस 28 अगस्त 2024 क्वेश्चन जैसे बिल्कुल प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 28 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता चला आ रहा है 7 अगस्त के दिन, 11 अगस्त के दिन, 18 अगस्त के दिन, 21 अगस्त के दिन और 25 अगस्त 2024 को उस सभी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, वैसे ही पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ईमानदारी पूर्वक आप इसको लगाइए और आप सभी लोग स्कोर अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम, हो सकता है ये प्रश्न आपको पहली बार मिला हो। देखिए, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। सभी ऑप्शन को पढ़िए और आप सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। और ये जो मैंने सीरीज चला रखा है, यहाँ से प्रश्न सभी जिलों के एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना है। 2004 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2004 में वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों ने अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को लागू किया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश की विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। एक बार सभी लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तब पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा किया था। ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने कब किया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में सांप्रदायिक दंगा हुआ था और सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण के लिए महात्मा गांधी सहित जो तमाम बड़े नेता थे वो विभाजन पर सहमत हो गए थे। अच्छा, माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का विभाजन हुआ था। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि किस योजना के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार और प्रश्न पढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा कि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। चलिए, और देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने ढेर सारे आपको सेशन कराया हुआ है, आप जा करके रिवीजन कर सकते हैं। अब आप रिवीजन करिए केवल। देखिए, एक लेखक ने रस रत्नाकर, ध्यान से पढ़िएगा, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्टारांतर, देखिए अल्टारांतर और आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं। तो एक तो यहाँ पर रस रत्नाकर हो गया, एक अल्टारांतर हो गया और एक आरोग्य मंजरी हो गया, ठीक है ना। ये पुस्तक हैं, उनका नाम बताना है कि किन्होंने लिखा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए, ये नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, बताइए। तो देखिए, किसी देश की मुद्रा पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। देखिए, दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है जिससे वो लेन देन यानी कि सौदा यानी कि आयात निर्यात करते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर भी पड़ता है। सदस्य देश की आर्थिक संभावना
शक्ति के द्वारा मुद्रा की कीमत निर्धारित करती है? तो संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने अब 1857 की क्रांति के विषय में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके प्रति जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे पूर्ण रूप से उदासीन रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, उदासीन रहे थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पूरा इसको 100 प्रश्न है, लगाइए और अपना स्कोर बताइए। देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख हो जाएगा। ठीक है ना, लद्दाख अब अलग हो चुका है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता तो ये आंध्र प्रदेश का मल्काजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का मल्काजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? अच्छा, 2021 वाला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका अनुसार देखिए मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार से। ठीक है ना। अगर प्रतिशत में पूछा जाता तो मिजोरम होता, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पर जो है कुल वन आच्छादित जो है क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका हरियाणा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पास है। अच्छा, प्रतिशत के अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है तो प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मिजोरम में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग 2021 की जो वन रिपोर्ट थी इसके आधार पर भारत का कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ये भी याद रखिएगा 24.62% है। ठीक है ना, जिसमें वनावरण का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा 21.71%। कुल जो है आपका वन और वृक्ष का ये 24.62% है, और केवल वनावरण पूछेगा तो वो आपको बताना है 21.71%। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा है बताइए? तो NH44 है, आपको भी पता है सबसे लंबा जो है ये NH44 है। NH44। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा NH44 है, जो कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक है? श्रीनगर तक है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि सबसे लंबा है। निम्नलिखित राजमार्गों में से अगर आपको चुनना होगा तो आप बताएंगे NH6 है। ठीक है ना, NH6 इनमें से ऑप्शन से जो कलकत्ता से लेकर के गुजरात के मैंने कलकत्ता पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात के हजीरा को जोड़ता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये किस पर्व के दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है ना, बैसाखी के दिन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ठीक है, इन्होंने लौटा दिया था किसने? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज जो है ये समवर्ती सूची दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार, ये सब जो आता है ये संघ सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही दिया गया है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये होगा पृथ्वी और सूर्य की दूरी के।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वे जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसी तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। आर्थिक सर्वे जो है प्रति वर्ष पेश किया जाता है, आपको भी पता है। ठीक है ना, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जो है आपको भी पता है कि संसद में ये प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है, बताइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रश्न आपको अच्छे लेवल के मिलते जाएंगे। तो ये पंजाब के पटियाला में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, पंजाब के पटियाला में है। तो यहाँ पर देखिए पटियाला दे रखा है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, बताइए किसके द्वारा की जा सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आर्टिकल 231 है ना, इसके आधार पर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जिसके लिए संसद विधि बना करके साझा उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। ठीक है ना, वर्तमान में अगर देश में उच्च न्यायालय की संख्या पूछेगा तो 25 है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद द्वारा कानून बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा से प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना, तो संविधान सभा ने BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया था। और ये BN राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए VN राव दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारी विपणन समितियाँ। देखिए सहकारी विपणन समिति का संबंध कृषक वर्ग एवं कृषि से है, न कि जो है आपका निर्यात संवर्धन से है। ठीक है, और ये जो आपका कृषि विपणन समिति है ये संबंधित है कृषक वर्ग और कृषि से, जो कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निर्यात से संबंधित हैं। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, ये कौन सा राज्य है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 4 माह तक शुष्क रहता है वहाँ पर मौसम, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है यह एक पर्वतीय राज्य है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्त साम्राज्य का पतन, तो आपको पता है कि भारत पर हुन आक्रमण उस समय हुए थे, और मैंने कल ही बताया था कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को असफल किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया था, लेकिन इसके बाद जो स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे वो जो है बारंबार हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये हारते रहे, और जिसके कारण इनका पतन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हुन आक्रमण से। चलिए महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, दोनों ने पूछा गया है। चलिए बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये हरेंक वंश का संस्थापक है। ठीक है ना, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु हुआ था, अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ था। उदयन ने पटना की स्थापना किया था पाटलिपुत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंबिसार के। बिंबिसार पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और बिंबिसार ने अपना राज्यवैद्य जीवक को, राज्यवैद्य इनका जीवक था, ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार में जो पुलिस का अभी एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था। जीवक को महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है ना, और गौतम बुद्ध और महावीर दोनों बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, ये बन रहा है प्रश्न। तो देखिए पुष्टि मार्ग का संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुन धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के ये आधार स्तंभ थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वल्लभाचार्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वल्लभाचार्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? बताइए, सर्वाधिक श्रम शक्ति इसमें से कार्यरत जो है निम्नलिखित यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में जो है निम्नलिखित में से, निम्न शब्द यहाँ पर लग गया है, इन्हीं में से बताना है, ठीक है ना, कपड़ा उद्योग में है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री जो चैनल है ना, ये किसके किसके बीच में स्थित है? यानी कि 10 डिग्री चैनल या किसको अलग करता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल छोटा निकोबार और कार निकोबार को अलग करता है, छोटा निकोबार और कार निकोबार को, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल, तो ये मिनी कोय और लक्षद्वीप के बीच में है, ठीक है। और 8 डिग्री मालदीव और मिनी कोय को अलग करता है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक क्या था? तो देखिए जनगण मन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तब इसका शीर्षक भारत विधाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ए हो जाएगा, ठीक है ना। तत्वबोधिनी में जो है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक भारत विधाता था, ठीक है। चलिए कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार इसको गाया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्री लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस भजन का संगीत दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना। और ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो आपको भी पता है कि नरम दल और गरम दल में मतभेद हुआ था स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के, और विभाजन हो गया था दोनों दलों में 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसको सूरत फूट भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? कल ही पूछा गया था कि बराबर की जो पहाड़ियाँ उसमें कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी गुफाएं? 4 हैं, ठीक है ना। कल ये प्रश्न बना था। तो यहाँ पर देखिए अशोक ने जो है गया के निकट जो जिला था जहानाबाद जो है, वहाँ पर बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए 4 झोंपड़ी, ठीक है ना, मतलब आपके यहाँ पर देख सकते हैं सुदामा, कर्ण चौपार, विश्व झोंपड़ी और लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बता दीजिए करेक्ट आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर अशोक हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जो है दशरथ ने भी करवाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो ये प्राप्त हुआ पटना के लोहानीपुर से, ठीक है ना, पटना के लोहानीपुर से जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता, अच्छा वायुयान की ऊंचाई पूछा गया था, ठीक है ना। विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से। ये प्रश्न बन गया है। यहाँ पर लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अच्छा ये दूध का जो शुद्धता मापा जाता है यह विशिष्ट गुरुत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। भेड़ के एंथ्रेक्स जो होता है बीमारी, ये किसके कारण होता है? भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया। चलिए उसके बाद जीवाणु। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने वाला जो यंत्र है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसी को बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार रोग। तो कालाजार रोग जो होता है यह होता है आपके, बताइए, प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है ना। लिस्मेनिया डोडोवानी नामक आपके यहाँ पर देखिए लिस्मेनिया जो डोडोवानी है ये प्रोटोजोआ है, इसके कारण होता है। अच्छा देखिए जरा दृष्टि दोष जो होता है उसको उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में जो है
किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस के चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है, बाईफोकल लेंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना किस में मिलाया जाता है। सोना किस में मिलाया जाता है, तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है ना बड़ा मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें मिलाया जाता है आपका तांबा और सोना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से धुआं बताइए, तो यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, संवहन के सिद्धांत पर। अच्छा, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट टंगस्टन में पूछा गया था कि टंगस्टन विद्युत बल्ब वगैरह में फिलामेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और देखिए हो सकता है प्रश्न बन जाए कि ट्यूबलाइट के अंदर किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट्स है ना उसमें निष्क्रिय गैस मरकरी वेपर और आर्गन मिश्रित रूप में भरी जाती है, मरकरी वेपर और आर्गन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है। कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और एल्कोहल से सिरका के निर्माण के लिए एसिडोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग है, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनिक रहेगा तो ज़्यादा, जैसे कि इंफ्रासोनिक है, यहाँ पर सुपरसोनिक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर बना लीजिए आप, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक। अनुप्रस्थ तरंग है इसीलिए यहाँ पर अनुप्रस्थ भी दे दिया गया है। देखिए 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए आप, सबसे पहले तो इनका आप लॉसा निकाल लीजिए 12, 15 और 18 का। मैं हिंट देता हूँ, आप लोग बनाइए। तो देखिए ये लॉसा निकल के 180 आएगा, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 4 × 9 होगा यहाँ पर। और उसमें से अब आपको करना क्या है कि अब इसको 180 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 180 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर शेषफल 99 आएगा। और यही 99 जो है अब आपको जो आपका 999 है उसमें से 99 माइनस कर देना है, तो 0, 0, 9 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिखा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 480 रुपये और 3 वर्ष में 552 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो ये आप बनाइएगा, 2 समीकरण बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक 480 रुपया वाला और 520 रुपये वाला, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, P × 1 + R/100 का पावर n होगा। और यहाँ पर रेट 8, ये वाला 8.1/3 निकल के आएगा। चलिए एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 240 है। मान लीजिए संख्या x है और उसके वर्ग का योगफल 240 है। अब ये आप निकालिएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिएगा 15 और +15 का स्क्वायर कर दीजिए, 240 देगा ना, तो 15, 15 225 होगा और 225 में 15 जोड़िएगा 240 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x + x² = कितना आ जाएगा, 15 + 15 का स्क्वायर। यानी कि इजीली है x = 15 ही है तो x = 15 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये आप निकालिए, ठीक है ना, कौन सा भिन्न है इसमें सबसे बड़ा, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। भाग करके देख लीजिए सबसे बड़ा इसमें से आपका कौन सा भिन्न होगा। तो ये आपका 13/14 इसमें से सबसे बड़ा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर 9 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहा है कि एक घड़ी है 20% की हानि पर 320 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। यानी कि 320 रुपये में बेचा गया है, हानि कितना है तो 20% का, यानी कि यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला आपको पता है ना। चलिए तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, तो 8 × 32 यानी कि 400 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, तो 400 × 120 हो जाएगा, 20% का लाभ है 100 + 20
बटा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 120 गुना 4 हो जाएगा, तो 0, 4 दूना 8 और एक 4 एकम 4, 480 होना चाहिए ना, ठीक है। तो 480 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 25% बनाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 125 गुना 4, 125, क्योंकि यहाँ पर 125 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चौका 20, 4 दूना 8 दो 10 और 4 एक 4 5, 500 रुपये आ जाएंगे। यहाँ 25% बना लीजिए, क्योंकि बुक में यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है शायद, तो ये 25% पर सॉल्व किया गया है यहाँ पर। तो 500 रुपये आ जाएगा, और आप 20% पर भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करिएगा, इसका भी करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 2.5। उसके बाद देखिए, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? यानी कि सिंपल सा बात है, भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है? भारत का टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, और भारत का वाटरमैन कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो है केरल राज्य के कलाड़ी गांव में हुआ था, आदि शंकराचार्य का, तो केरल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नौलखा पैलेस है, एक पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है नौलखा पैलेस, ठीक है। नौलखा पैलेस जो है ये बिहार में मधुबनी के पास जो है स्थित है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इस महल का निर्माण जो है दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने करवाया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन लिखा है किसने? तो अरविंद घोष ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? डक्कन ट्रैप के, तो डक्कन ट्रैप के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान लावा का है, ठीक है ना, लावा का है, ठीक है, लावा का है। डक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्ट प्रकृति की चट्टान है, और यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, फिर गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सोना किस राज्य में मिलता है? तो सिंपल सा है, कर्नाटक में, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया भी था। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले आपके एशियाई, ये विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था कब? 2005 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना, 2005 में, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप समूह का जो दक्षिणतम साउदर मोस्ट जो पार्ट है, ये कौन सा है? तो ये मिनिकोय है। लोसार त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? लोसार उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति के लोगों के द्वारा? तो देखिए, लोसार जो है ये मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोसार जो है ना, ये सिक्किम और असम वगैरह में मनाया जाता है, ठीक है, और ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, पटना जो है, पटना कलम एक चित्रकला शैली है, ये सब आपके बिहार हो जाएंगे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है, बताइए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपके अंटार्कटिका में है, और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये एक महादेश है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो 1885 में आपको नहीं पता है कि किसका आपका ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, आपको भी पता है, ये होम ने किया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है, और यह उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भी यहीं पर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में 1965 में जो है यह पहली बार दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है?
तो अरब सागर में इसमें से कौन सी नदी गिरेगी? तो देखिए बताइए, माही नदी गिरेगी अरब सागर में, ठीक है ना। माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जाकर के गिरती हैं अरब सागर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और माही नदी के बारे में मैंने बताया ना कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है यह जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अर्थशास्त्र देख सकते हैं, अर्थशास्त्र के लिए इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आपको याद होगा, इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो विश्वेश्वरैया है ना, एम विश्वेश्वरैया, इन्हीं के आपके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंडित रविशंकर क्या हैं? विख्यात हैं ये, आपको भी पता है, सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर सितार वादक हो जाएगा पंडित रविशंकर। चलिए उसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना जो है ये संबंधित किससे है बताइए? संस्कृति से नहीं है, धर्म से नहीं, इतिहास, अर्थव्यवस्था से है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1951 में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था, उसके बाद समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा, तो ये केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। संतोष ट्रॉफी जो है किसके लिए दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी, तो ये एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और ये फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। चलिए, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन रमन प्रभाव की खोज किया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। 1930 में इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी होगा, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था इसीलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो मानव ने सबसे पहले जो है कौन सा अनाज उपजाया था? तो जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है ना, वहाँ पर रहने वाले नवपाषाण युग के लोग सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाए थे। चलिए, सिक्किम के लोकगीतों में उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। मैंने कौन सा सिक्किम का इसमें से जो लोकगीत है, सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि सिक्किम का लोकगीत जो है कौन सा है जो वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करता है? तो ये आपका घातु की तो है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नट पर, यानी कि जो तनी रस्सी होती है ना, उस पर व्यक्ति चलता है, ठीक है। ये व्यक्ति चलता है मान लीजिए, तो वह भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो जो तनी रस्सी होती है उस पर चलने वाला व्यक्ति न्यूटन की गति के नियमों का पालन करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो कैप्सिसिन के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा क्योंकि उस समय आपके धमनियों में रक्त पंप कर रहा है। चलिए, तो ये आपका बढ़ जाता है। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए? तो उनको स्वपोषी कहा जाता है या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए स्वपोषी दिया गया है। चलिए, निम्न में से देखिए कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? यानी कि पेचिस, पेचिस जो होता है ये कौन पैदा करता है? तो पेचिस जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? सूर्य के प्रकाश में, तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है कि विटामिन डी बनाती है, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है उसके द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है, विटामिन डी। चलिए उसके बाद देखिए, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता?
तो अगर वायुमंडल नहीं होता धरती की सतह का औसत तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता, जिससे कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से पृथ्वी अधिक तप्त हो जाती और रात में पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन या जीवन संभव ही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, औसतन तापमान बहुत अधिक हो जाता। चलिए, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करें, मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इनमें से किसका है, निम्न में से बताना है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, आपको भी पता है, सबसे कम बैगनी का होता है। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है, बताइए। तो पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का पाया जाना सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिभ्रमण का मुख्य कारण है, तो विभिन्न ऋतुओं का होना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर औसत आयु दिया गया है एक महिला और उसकी पुत्री का, और उसकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना दे रखा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर राइट आंसर 10:3 आ जाएगा। वेबर किसकी इकाई है, वेबर जो है ये किसकी इकाई है, तो वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई हो, इसमें से चुंबकीय प्रवाह हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 85 का राइट आंसर जो है आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, करें कि 25 परीक्षा फल का औसत इतना है, 12 का 14 है और आखिरी का इतना है, तो 13वां आपसे पूछा गया है। तो 12 गुना 14 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 12 गुना आप 14 करिएगा तो 168 आ जाएगा, और फिर 12 गुना 17 कर दीजिए, तो 12 गुना 17 करिएगा तो 204 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्लियर, तो ये 372 आ जाएगा, 204 168 जोड़ करके देख लीजिए आप। ठीक है, 372 आ जाएगा, और टोटल ये आपका दिया गया, तो 25 गुना 18 करिएगा तो 450 आएगा। 450 में से आप 372 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये निकल करके आ जाएगा 78। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, देखिए गैनीमेड अब तक का हमारे सौरमंडल का, मतलब सौर प्रणाली जो है उसमें सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, सेम बात है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है, यानी कि गैनीमेड जो है किसका परिक्रमा करता है, तो गैनीमेड जो है फ्रेंड्स यह जुपिटर का है, यानी कि बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा गुणनफल दिया गया है, तो इसका इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 0। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि ये 1/α + 1/बीटा का मान, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब ये आपका हो जाएगा -b/a। ठीक है ना, तो -8/3 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा गुना बीटा हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, c/a, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ से आप फुट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए 1/α इसको हम लोग करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा गुना बीटा हो जाएगा, तो फिर ये आपका अल्फ़ा से कट गया बीटा हो गया, और फिर ये अल्फ़ा हो गया, यानी कि ऊपर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फ़ा गुना बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 8/3 है, -8/3, और ये पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, तो राइट आंसर -4 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सेम क्वेश्चन, मतलब इसको भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, 400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। बायोगैस का अवयव पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो मेन तो इसमें मीथेन है बायोगैस में। ठीक है ना, उसके अलावा देख लीजिए इसमें और क्या क्या है, तो ये मीथेन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि न्यूक्लियन का मान कितना है, न्यूक्लियन का मान है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का। ठीक है, ऐसा इस अभिक्रिया में देखिएगा पूछा गया है H2SCl2 2HClS, इसमें आपको क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना, अब आपको पूरा दिख रहा है, चलिए बताइए। तो इसमें देखिएगा कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, H2S से हाइड्रोजन अलग कर रहा है। ठीक है, अतः इसमें क्या होगा कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस में अणु निम्नलिखित आबंध के द्वारा बना होता है। नाइट्रोजन गैस में, तो इसमें जो है त्रिबंध के द्वारा या त्रिसहसंयोजक बंध के द्वारा इसमें बंधे होते हैं। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इस अभिक्रिया में पूछा गया है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। तो इसमें जो है किसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसमें एल्युमिनियम जो है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा, एल्युमिनियम जो है इसमें से आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये वाला प्रश्न है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये समावयव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक विलयन जिसका pH 3 दिया गया है, तो उस विलयन में OH जो है माइनस की सांद्रता क्या होगी। तो 10 के पावर यहाँ पर 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश, तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार होगा और ऋण आवेश होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, ये तो पता है आपको। चलिए ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है, ठीक है। और ग्रेफाइट तो कार्बन का प्रूफ है ही, लेकिन ये चिन्ह अंकित कर सकता है, इसीलिए इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।